हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अपन बात करेंगे। कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर ग्रुप आते हैं, सबकी डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं और अगली 40 से 50 मिनट के अंदर बिल्कुल चैप्टर को सेट करेंगे दिमाग के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक। ठीक है, तो भैया सबसे पहले समझो एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप कौन कौन से हैं। पहला और जो दूसरा ग्रुप है ना, वो किसके अंदर आता है? एस ब्लॉक के अंदर आता है। अब जिसको नहीं पता ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, तो बता दूं। जो आपके पीरियडिक टेबल सबने देख रखी है, जो नीट की तैयारी कर रहा है उसने पीरियडिक टेबल तो देख रखी है। ठीक है, अब देखो पीरियडिक टेबल देख रही है, तो इसमें जो सीधे सीधे खंबे हैं वो ग्रुप हैं और जो टेढ़े पड़े हैं वो क्या है? पीरियड है। ठीक है, अब देखो पहला और दूसरा वो खंबा है वो क्या है? ग्रुप है। पहला और दूसरा ग्रुप किसके अंदर आएगा? एस ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके क्या गुण हैं, सब की बातें करेंगे, कैसे कैसे वो रिएक्शन करते हैं, कैसे कैसे वो कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी बातें करेंगे। फिर अपन बात करेंगे सेकंड ग्रुप की। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रुप से। तो पहला जो ग्रुप है इसके अंदर एटॉमिक साइज जो है इनकी जो साइज है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो ये बिगेस्ट होते हैं पीरियड के अंदर, ये सबसे बड़े होते हैं। तो मैंने जब पीरियडिक टेबल पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से अपन राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगी? साइज क्या होगी? कम होगी। साइज क्या होगी? कम होगी। मतलब जो अपना पहला ग्रुप है वो क्या है? लेफ्ट साइड में ही तो है, लेफ्ट साइड में ही अपना पहला ग्रुप है। मैं क्या बोल रहा हूं कि लेफ्ट से अपन राइट की तरफ जाएंगे तो साइज कम होती है, मतलब लेफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा साइज है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जो आपके ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज सबसे बड़ी होगी पीरियड के अंदर, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को छोड़ के, जो नोबल गैसेस लास्ट में आती हैं, उनकी साइज अपन काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? पीरियडिक टेबल में बताया है। ठीक है, अब बात करें, देखो सबसे बड़ी इनकी साइज होती है, बिगेस्ट होते हैं। अब इनकी बात करें ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है पहले ग्रुप के अंदर, तो वो हैं आपके LINAKRBCSFR। ठीक है, इसको याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक बना रखी है या फिर मैंने जिस ट्रिक से याद कर रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी कोई दूसरी ट्रिक है तो आप उससे याद रख सकते हो। मैं याद रख सकता है लीला ने कहा रूबी सजी फिरे। ठीक है, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ऐसे मैंने इसको याद कर रखा है। आपके पास अगर कोई दूसरी ट्रिक है तो याद कर सकते हो। इनको क्या बोलते हैं अपन? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। हिंदी में इनको बोलते हैं क्षार धातुएं, इनको कहा जाता है। ठीक है, तो क्षार धातुएं हिंदी में, इंग्लिश में एल्कली मेटल्स कहा जाता है। और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अपन ये कहते हैं, कौन कौन से हैं? लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, LINAKRBCSFR। ठीक है, अब इनकी साइज जो है ऊपर से अपन नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप के अंदर, ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो साइज इनकी बढ़ती है। ऊपर से अपन जब नीचे की तरफ आते हैं तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे। Li की, लिथियम की बात करेंगे, सोडियम की बात करेंगे, पोटेशियम की, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बातें करेंगे, लेकिन फ्रेंशियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव है, इसके बारे में हमें इतना ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। थोड़ी देर के लिए इसके काम रहता है, थोड़ी देर ये बनता है, तो इसकी इतनी केमिस्ट्री जो है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है, तो अपन इसकी ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अब देखो ग्रुप 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात करें तो वो कितना है? NS1। मतलब क्या होगा? इन ये जो जितने भी एलिमेंट है, जो लिथियम है, सोडियम, इस जितने भी एलिमेंट है सबकी जो S शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो लास्ट की जो S सब शेल होगी उसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, खत्म। अब आगे बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयनन एंथैल्पी की अपन बात करेंगे। तो इनके अंदर आपको देखो ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात क्या है? ऑर्डर क्या है। ठीक है, कहां कौन सी चीज इंक्रीज होगी, कहां कौन सी चीज डिक्रीज होगी, यही मोस्ट खेल है इस चैप्टर के अंदर, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? वो अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अपन को बात करनी की आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, वो अपन को बात करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मैं बता भी देता हूं कि किसी भी एक एटम से अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसी भी एक एटम से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस निकालने की प्रक्रिया के अंदर जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। हिंदी में उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें लिथियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की अपन बात इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इनकी अपन बात करेंगे। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे तब क्या होगा? साइज क्या होगी? बढ़ेगी। और जब साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है
वो कम होती है। साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए भैया, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या पता लगा अपन को कि भैया जो लिथियम है ना, इसकी साइज जो है वो सबसे कम है, क्योंकि नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे कम किसकी हुई? लिथियम की। लिथियम की साइज सबसे कम है, मतलब क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि नीचे की तरफ तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ठीक बात है। तो साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या फिर मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब धातुएं जो गुण है वो कब बढ़ेंगे, उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है। मेटेलिक जो कैरेक्टर, धातु के जो गुण हैं, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया? आयनाइजेशन एनर्जी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि भैया आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा। उसका उल्टा क्या होगा कि मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो क्या होंगे? कम होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? कम होंगे। तो क्या बोल रहा है यहां पर क्या बोल रहा है? साइज बढ़ रही है, डाउन द ग्रुप क्या हो? साइज बढ़ती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि साइज बढ़ती है तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? ज्यादा। तो आपको समझ में आ गया, साइज कम, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। खत्म बात, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर को आपको इससे पता लग जाएगा। और ये अपन बात किससे करेंगे? ये जो एरो आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ती है तो आई है वो क्या होगी? आई है वो कम होती है। आई कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? बढ़ेंगे। धातुएं गुण क्या होंगे? बढ़ेंगे। फिर बात करेंगे इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। क्या होता है ये? क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले, वो समझ लेते हैं। ये मैंने कोई भी एक क्या ले लिया? मेटल ले लिया। ये मैंने इनमें से ये मैंने कोई भी एक मेटल लिया। ऊपर से क्या आई? लाइट आई। ऊपर से क्या आई? लाइट आई। लाइट जैसे आएगी, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या है? यहां से इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट होकर बाहर निकल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ऊपर से लाइट स्ट्राइक करी, ऊपर से लाइट आई किस पर? एक मेटल है अपने पास, मेटल है, उस पर लाइट आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्साइट हुए और वो क्या होंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अब ये देखना अपन को कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब ये कौन कौन से एलिमेंट है वो दिखाते हैं, प्रकाश जो विद्युत प्रभाव है कौन कौन से एलिमेंट दिखाते हैं वो अपन को बात करनी पड़ेगी। तो लिथियम जो है वो नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता ही नहीं भाई। लिथियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता नहीं। बाकी जितने बच गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। फिर आगे बात करें किसकी? डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी की मतलब घनत्व की बात कर लेते हैं जी। कर लो जी, घनत्व की बात भी कर लो। तो D इक्वल्स टू आपको सबको पता है mv होता है। D इक्वल्स टू क्या होता है? mv होता है, ठीक है। m अपॉन v होता है, ठीक है। मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ऊपर से जब नीचे की तरफ जाएंगे ना, ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगी? डेंसिटी बढ़ेगी। अब आप बोलोगे भैया डेंसिटी कैसे बढ़ेगी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे? तो मैंने कहा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती है, तो आपको क्वेश्चन में, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आपने ही तो कहा कि D इक्वल्स टू m अपॉन v होता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी तो कम होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, लिथियम से जब अपन रुबिडियम, सीजियम की तरफ जाते हैं तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ में मास भी बढ़ता है। जब साथ में मास बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी? क्योंकि वॉल्यूम और अपन मास का कंपैरिजन करें ना आपस में, वॉल्यूम और मास का जब कंपैरिजन करें, मतलब आयतन जो आपका जो मास है उसका अपन क्या करें? कंपैरिजन करें तो क्या होगा? जो मास का है, मास जो है वो आगे निकल जाता है। मास जो है वो बड़ी प्रॉपर्टी है, वो आगे निकल जाएगी। जब वो आगे निकल जाएगी, जब मास है वो बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ेगी। तो डेंसिटी क्या है? बढ़ती है। ऊपर से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे मतलब लिथियम से, अपन लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, तो लिथियम से अपन क्या नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी? क्या बढ़ती है? डेंसिटी बढ़ती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है जी? एक्सेप्शन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होने हैं। कैसे है जी वो बता देते हैं आपको। लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है।
ऐसा अपना क्या है सिस्टम है, ऐसा अपना क्या है सिस्टम है जी। होना क्या चाहिए था कि ऐसे ऐसे नीचे डायरेक्ट ऐसा अपने को आना था कि भैया सबसे कम किसकी होगी डेंसिटी, लिथियम की होगी, उसके बाद में अपने Na की ज्यादा होगी, उसके बाद में K की ज्यादा होगी, उसके बाद में अपनी रुबिडियम की। ऐसे अपना क्या चलना चाहिए था, सीक्वेंस चलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जो पोटेशियम है ठीक है, उसकी होनी तो ज्यादा चाहिए थी डेंसिटी, इसके अकॉर्डिंग उसकी होनी तो ज्यादा चाहिए थी डेंसिटी, लेकिन उसकी कम होती है डेंसिटी। किससे? सोडियम से पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि मैंने कहा टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती है। तो सबसे ऊपर कौन है? लिथियम, लिथियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में पोटेशियम। तो पोटेशियम की क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है पोटेशियम की सोडियम से कम होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए भैया। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये क्या है? लाइटर देन वाटर, पानी से क्या होते हैं? ये हल्के होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भैया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों क्या है? पानी से हल्के होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सॉफ्टनेस की। सॉफ्टनेस की बात करें तो सीजियम जो है, आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भैया जो सीजियम है वो क्या है? सॉफ्टेस्ट मेटल है। सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा मिलेगा आपको? सीजियम है, वो सॉफ्टेस्ट मेटल है। फिर बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देखकर घबराना नहीं है। क्या, क्यों घबराना नहीं है? क्योंकि ये कैसे शो करते हैं? +1, यही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को बोलते हैं। ज्यादा मतलब दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत लो। +1 जो है इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे भाई +1 कैसे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक इनका विन्यास जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था इनके लास्ट में क्या था? NS1 आता है। NS1 आता है, मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? NS1। ठीक है, मतलब N की जगह पर कोई भी नंबर रख दो, जो भी होगा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनकी जो लास्ट सबशेल होगी S, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दें, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर निकाल दे, तो क्या हो जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। उसी को क्या कहा है? Li+1। ठीक है, मतलब लिथियम +1, ठीक है, एंड सोडियम +1 और पोटेशियम, रुबिडियम, ये इसी क्या है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, फिर बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। कब ये मेल्ट होते हैं, कब ये बॉइल होते हैं, उसकी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो भैया साइज बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? वीक एटॉमिक बॉन्ड होंगे। जितनी बड़े बड़े साइज होंगे, मतलब क्या होगा? जितने बड़े बड़े साइज होंगे, ठीक है, जितने बड़े बड़े ये साइज होंगे उनके, उतने ही क्या होंगे? उनके बीच में कमजोर क्या होंगे? बॉन्ड होंगे। उतने ही कमजोर उनके बीच में बॉन्ड होंगे। तो जैसे ही अपन ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी, लिथियम की सबसे कम होगी और जो सीजियम इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो सीजियम जब बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड कैसा होगा? वीक बॉन्ड होगा। कैसा होगा? वीक बॉन्ड होगा, वीक एटॉमिक बॉन्ड होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। मैंने क्या कहा कि ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा? साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? एटॉमिक बॉन्ड जो है वो कमजोर बनेगा, और जो कमजोर बनेगा एटॉमिक बॉन्ड तो क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। यही बात यहां बोल रहा हूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिक्रीज हो जाता है जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। फिर बात कर ले भैया फ्लेम टेस्ट की बात कर लेते हैं। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? हिंदी में इसको ज्वाला परीक्षण कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है भैया कि क्या किया अपन ने क्या किया? एक अपने आग जला ली, उसके बाद में क्या करेंगे अपन? उसमें क्या करेंगे अपन? ये घोल लिया अपन ने, ठीक है, NaCl घोल लिया अपने, बस नमक तो मिल ही जाता है ना, NaCl घोल लिया। उसके बाद में क्या करेंगे? उस पर ऐसे छिड़क देंगे ना, आगे पर ऐसे छिड़केंगे तो क्या होगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, NaCl के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? एक्साइट होंगे, एनर्जी उनको मिलेगी, एक्साइट होकर वो ऊपर जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऊपर जाएंगे, और वापस वो जैसे नीचे आएंगे, वापस जैसे ही वो नीचे आएंगे तो क्या होगा? उनसे लाइट निकलेगी, एनर्जी एमिट करेंगे, और वो क्या होगी? लाइट निकलेगी, और वो एक कलर सा दिखेगा। वो कलर कैसा होगा? वो बता देता हूं। अगर लिथियम अपन ने लिया है तो कैसा दिखेगा? क्रिम्सन रेड दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? क्रिम्सन रेड। हिंदी में बताएं भैया, किरमिजी लाल। ठीक है, सोडियम की बात करें तो गोल्डन येलो दिखाता है, पीला रंग दिखाएगा आपको। पोटेशियम की बात करें तो वायलेट बैंगनी रंग दिखाता है। रुबिडियम की बात करें तो रेड वायलेट लाल बैंगनी दिखाएगा आपको। सीजियम की बात करें तो ब्लू नीला दिखाता है रंग। तो ये रंग आपको याद होने चाहिए भैया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन विद अमोनिया की बात कर लेते हैं। अब रिएक्शन करवाएंगे इनकी किसके साथ में? अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 की अपन आगे बात करेंगे। अभी ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो NH3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, M + NH3। M यहां पर किसको रख सकते हैं अपन? M जो आपके लीला ने कहा, रूबी सजी, ठीक है, इनको अपन क्या कर सकते हैं? M की जगह रख देंगे, प्लस अपन क्या NH3 करेंगे तो अपन क्या मिलेगा? M +
NH3 मिल जाएगा अपन को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड केटाइन बोलेंगे। और यहां से प्लस आया है मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और वो NH3 एक NH3 इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसको कहा कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। सीधी सी रिएक्शन है, कोई ज्यादा दिमाग वाली रिएक्शन नहीं है। एम यहां पर है अपना पास कोई भी मेटल है, ठीक है, लिथियम मान लो, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल अपने पास है, ठीक है, मेटल ले लिया, यहां पर NH3 है। अब इस मेटल से एक मेटल, तो मेटल किसके साथ जुड़ जाएगा, एक NH3 के साथ में जुड़ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां पर प्लस आ गया, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकला है यहां से, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे NH3 के साथ में जाकर जुड़ गया। इसको बोल देंगे अमोनिएटेड केटाइन, इसको बोल देंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी कुछ खास बातें हैं, ये ब्लू कलर देता है। ये जो अमोनीकृत जो इलेक्ट्रॉन है ये ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देगा, नीला रंग दे देगा। जो सॉल्यूशन है उसको कैसा कलर दे देगा, नीला रंग दे देता है उसको। और क्या खास बात है इसकी, ये पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक घूमता रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसी का, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कैसा रंग रहेगा, डार्क ब्लू कलर रहेगा उसका। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये जो अपन ने बनाया अमोनिया वाला, अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो कैसा कलर रहेगा, डार्क ब्लू कलर का। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें, डाइल्यूट को अपन थोड़ा सांद्र कर दें, इसकी सांद्रता अपन बढ़ा दें, ठीक है, सांद्रता जैसे ही अपन बढ़ाने लगेंगे तो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉपर ब्रोंज रंग हो जाएगा। इसका कलर कैसा आ जाएगा, कॉपर ब्रोंज कलर अपना आ जाएगा। और ये पहले कैसा था, पैरामैग्नेटिक था। पहले कैसा था, पैरामैग्नेटिक था। अब कैसा हो गया जी, डायामैग्नेटिक हो गया। क्यों हो गया, अपन ने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अपन ने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या हुआ, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और NH3 बहुत सारे हो गए। ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे अपन ने पहले क्या था, डाइल्यूट था, अब अपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि भैया ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अपन ने डाल दिए, बहुत सारे डाल दिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया, आपस में मिल गए, आपस में इकट्ठे हो गए। तो कैसे हो गए, वो पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो गए। डायामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय, ठीक है जी। अब इसकी बात देख लें, इन प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज एंड कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट और इंप्योरिटीज, कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, जैसे Fe है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, अपने पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना है, ठीक है, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म अमाइड्स विद H2, ठीक है, हाइड्रोजन और अमाइड बना लेगा, ठीक है। हिंदी में बात करें तो नीले रंग का जो द्रव्य होगा वो टूट जाएगा, वो क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, वो टूटेगा, और टूटने के बाद में क्या हो जाएगा, उसके अंदर अमाइड और जो हाइड्राइड हाइड्रोजन है वो बनाता है, ठीक है। चलो जी, अब आगे बात करेंगे किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे, या फिर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जलयोजन एंथैल्पी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब बस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वही अपने पास नॉर्मल है, वही अपने पास क्या है, साइज वाइज की अपन बातें करेंगे, ठीक है, वही अपने पास नॉर्मल बातें हैं। पहले ग्रुप की अपन बात करें, पहले ग्रुप के अंदर एलिमेंट कौन से, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है जी। अब देखो एल्कली मेटल सोर्स आएंगे इसके अंदर, कौन आएंगे, एल्कली मेटल्स, मतलब क्षार धातुएं आएंगी इसके अंदर, ठीक है। जो एल्कली मेटल सोर्स हैं, इनके जो सोल्ट हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इनके जो सोल्ट होते हैं ना, जो क्षार धातु हैं, इनके जो सोल्ट होंगे वो कैसे होंगे, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर घुले जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब साइज जैसे ही घटती है ना, साइज घटती है तो क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ती है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सबसे कम साइज किसकी, लिथियम की, तो लिथियम क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी भैया, ठीक है, उसकी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जो जलयोजन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी उसकी, जो जितना छोटा उसकी जल योजन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो जी, अब ये देखो Li प्लस Na प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, ठीक है। अब अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको क्या पता लगा, जिसकी साइज सबसे कम होती है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो साइज बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, हाइड्रेशन आयन साइज है वो भी कम हो जाती है, और आयनिक कंडक्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब मोबिलिटी जो है ना, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो CS की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो तो कम होगी, लेकिन इसकी मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। चलो जी, आगे बात करेंगे, मतलब इसकी जो चलने फिरने की जो क्षमता है वो बढ़ती है डाउन द ग्रुप, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें घटती हैं, लेकिन ये जो आयनिक मोबिलिटी है ना, ये बढ़ती है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, घबराना नहीं है, नाम बहुत बड़ा है, घबराना नहीं है इसको सुन के, घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसको आसान भाषा में बताऊंगा, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक विभव, ठीक है।
इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है भैया, ठीक है। तो क्या है, ये 4 धातु है, एल्कली मेटल्स अपने पास, एल्कली मेटल्स हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये क्या होता है, इनका हाई होता है, हाई होता है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, ये खुद तो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद तो क्या होते हैं, ये 4 धातु जो होते हैं ये खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं। तो देखो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये इनकी प्रॉपर्टी है। 4 धातु जो है इनका एसओपी जो है वो हाई होता है भैया, इनका एसओपी जो है वो हाई होता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, मानक जो विभव है वो इनका ज्यादा होता है। अब ज्यादा है तो क्या होगा, ज्यादा है तो क्या होगा, खुद तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब ये 4 धातु जो हैं वो खुद तो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यही बात मैं कहना चाह रहा था। अब एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एसओपी पर निर्भर करेगा। ठीक है, जब सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस है, जब सॉल्यूशन एक्वस है तब क्या होगा, जो रिड्यूसिंग नेचर है वो किस पर डिपेंड करेगा, एसओपी पर। जो मैंने आपको बताया वही बात होगी कि एसओपी जिसकी ज्यादा वो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये बात के एप्लीकेबल है जब क्या दे रखा है आपको, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, तब की बात है। तो तब क्या होगा, तब ये आपको ये वाला ऑर्डर मिलेगा। जो लिथियम है इसका सबसे ज्यादा, ये लिथियम जो है ये सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे कमजोर कौन है, सोडियम। तो ये इसमें देखो, ये वैसा नहीं है कि ऊपर से नीचे गए, वैसा नहीं है, इसमें देखो सोडियम जो है वो लास्ट में आ रहा। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कब की बात है, एक्वस सॉल्यूशन आपको बताया गया है तब। ठीक है, अब बात करें गैसियस जब है, ठीक है, गैसियस कंडीशन जब है, गैसियस स्टेट जब है उसकी बात कर ले। तो गैसियस स्टेट के अंदर क्या करना, एक्वस की बात कर ली, अब गैसियस की बात कर लेते हैं। गैसियस स्टेट में क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करेगा। अब एसओपी पर निर्भर नहीं करेगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा था, एसओपी पर निर्भर करेगा, मतलब एसओपी हाई तो क्या होगा, आपकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो भी बढ़ेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या किस पर डिपेंड करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, और जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, लीला ने कहा रूबी सजी फिरे। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है आपकी, डाउन द ग्रुप क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, साइज बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम तो क्या होगा, आपकी क्या बढ़ जाएगी, आपकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएंगे। ये गैसियस स्टेट की बातें हैं। अब ये आपको लाइन याद में रखनी है, जो लिथियम है भैया वो क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है पानी के अंदर। ठीक है, जो लिथियम है वो पानी के अंदर सबसे कम क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इसलिए क्योंकि इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लिथियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए क्या होता है भैया, इसका ये लिस्ट रिएक्टिव होता है पानी के अंदर। अब बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर के साथ में रिएक्शन कैसी करते हैं उसकी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एल्कली मेटल से 4 धातु हैं, जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड एवं डाइहाइड्रोजन H2 बनाते हैं। क्या बनाएंगे, डाइहाइड्रोजन H2 बनाएंगे। वाटर के साथ में जो 4 धातु हैं, वाटर के साथ में मिलकर क्या बनाएंगे, डाइहाइड्रोजन प्लस क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये देखो यहां पर क्या, कोई मेटल ले लो, मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम ये ले लिया अपन ने। ठीक है, 2m की जगह अपन ने क्या ले लिया, अपन लिथियम पोटेशियम सोडियम ये ले लिया अपन ने, और H2O अपने पास ही है, दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, अपन को हाइड्रोक्साइड मिल गई, मेटल हाइड्रोक्साइड मिल गई, प्लस ये अपन को मिल गया डाइहाइड्रोजन, मतलब H2 अपन को मिलेगा। तो ये रिएक्शन होती है पानी के साथ में। अब इनकी रिएक्टिविटी की बात कर ले, पानी के साथ में कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है उसकी बातें कर लें। तो ये लो जी भैया, ठीक है, लीला ने कहा रूबी से जी फिर, तो भैया डाउन द ग्रुप जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो लिथियम की सबसे कम और सीजियम की सबसे ज्यादा होती है पानी के अंदर। अब कुछ बातें कर लेते हैं। लिथियम जो है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है वाटर के साथ में, पानी के साथ में सबसे कम रिएक्टिव होता है लिथियम। ठीक बात है, ये तो बात अपन ने कर भी ली। आगे देखो, सोडियम जो होता है वो विग्रसली रिएक्ट करता है, मतलब क्या हुआ कि ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। सोडियम का तो आपको पता है ना, पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या है, आग सी जलती है ना, पटाखे से फूटने लग जाते हैं। तो सोडियम जो है वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ में। पोटेशियम जो है वो रिएक्ट करता है प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। ठीक है, पोटेशियम जो है वो पानी के साथ में रिएक्ट करता है और क्या, साथ में आग भी निकालता है। ठीक है, और रुबिडियम और जो सीजियम है वो रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोसिवली। ठीक है, रिएक्ट करते हैं एक्सप्लोसिवली, मतलब फूटते हैं एक साथ में। ठीक है, क्या करते हैं, ये विस्फोटी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया, विस्फोटी अभिक्रिया होती है। फिर बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कैसी होती है उसकी बातें कर लेते हैं। तो भैया ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे, ये ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये देखो भैया ऑक्साइड जो है वो कैसी दिखती है, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव क्या होती है, ऑक्साइड होती है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, ऐसी दिखने में होती है। अब लिथियम जो है ना, लिथियम जो है वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ क्या बना पाता है, ऑक्साइड ही बना पाता है। लिथियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, वो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता, लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। ठीक बात है। फिर बात करें अपन किसकी, सोडियम ऑक्साइड कैसी होती है, ऑक्साइड देख लिया आपने शक्ल, अब पेरोक्साइड की शक्ल देखो, ये O2 नेगेटिव होता है। पेरोक्साइड कैसी दिखती है, O2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो यहां पर सोडियम जो है वो O2 के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, Na2O2। ये पेरोक्साइड भी बनाता है, ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, साथ में पेरोक्साइड भी बनाता है सोडियम। ठीक है, फिर देखो ये देखो सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की शक्ल देख लो भैया, सुपर ऑक्साइड की शक्ल कैसी दिखती है, O2 नेगेटिव। कैसी होती है, O2 नेगेटिव। तो ये देखो भैया, ठीक है, ये देखो यहां पर देखो KRB और CS, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, MO2, M की जगह कोई भी ये O2 रख दो, RbO2, CSO2, तो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कैसे होता है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड होते हैं, मतलब अनुचुंबकीय ये होते हैं। चलो जी, फिर बात करेंगे सोल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी की ऑर्डर के। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उससे कम पेरोक्साइड होती है और सबसे कम स्टेबल सुपर ऑक्साइड होती है। ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। चलो जी, अब बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की अपन बात कर लेते हैं। जो पहले ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड्स बनी है उनकी अपन हाइड्रोक्साइड ये वाली, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड पता लग गया आपको, पानी के साथ में अपन पानी के साथ में जब क्षारीय धातुओं का अपन ने रिएक्शन करवाया था तो हाइड्रोक्साइड अपन को बनी थी। अब उनकी स्टेबिलिटी की अपन बातें कर लेते हैं, सॉरी सोल्यूबिलिटी की अपन बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड है उनकी सोल्यूबिलिटी की अपन बात करेंगे। तो क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होंगे कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ते हैं, मतलब क्षारीय गुण जो है वो बढ़ते हैं। तो देखो लिथियम जो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो ऊपर से नीचे की तरफ मतलब सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा और इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, बात करें फिर रिएक्शन विद एयर, ये हवा के साथ में इनकी रिएक्शन कैसी होती है उसकी बातें कर लेते हैं। तो सिर्फ Li, ठीक है, सिर्फ Li नाइट्रोजन के साथ, देखो हवा के अंदर आपको सबको पता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, सिर्फ नाइट्रोजन होती है हवा के अंदर, सबको पता है नाइट्रोजन होती है। तो देखो नाइट्रोजन के साथ में कौन करता है रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ लिथियम करता है। तो सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है, सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है जी, नाइट्राइड बनाता है। सिर्फ लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। क्षार धातुएं, एल्कली मेटल जो है वायु में खुद पर ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। जो क्षार धातु हैं वो मतलब जो एल्कली मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, हवा के अंदर जो वायु है उसके अंदर क्या कर लेती हैं, खुद पर ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं, खुद के ऊपर ऑक्साइड की परत बना लेती हैं। तो उसके लिए इस मतलब परत ना बनाए, वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए अपन उनको क्या किसमें रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। जैसे ये हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो अपने ऊपर क्या बना लेंगी, ऑक्साइड की एक लेयर बना लेंगी, परत बना लेंगी, इसलिए इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है ताकि ये किसमें ना आए, हवा के कॉन्टैक्ट में ना आए। चलो जी, फिर बात करेंगे हैलाइड्स की। हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। हैलाइड्स क्या है भैया, मेटल को किसके साथ में मिला दो, अपना जो मेटल है लिथियम, लीला ने कहा रूबी सजी, फिर इनको क्या कर लेंगे अपन, मेटल है ये, इनको अपन किसके साथ मिला देंगे, हैलाइड के साथ में, मतलब हैलोजन के साथ में मिला देंगे। हैलोजन क्या होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो ये देखो भैया 2mx2, ठीक है, यहां पर क्या हैलोजन है, यहां पर क्या है हैलोजन है, तो क्या बन जाएगा अपना 2mx, क्या बन जाएगा, यही क्या हैलाइड है। ठीक है जी, अब इनकी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। पहले बात करें किसकी, फिर कल बाहर आई आंटी की बात कर लेते हैं। देखा आंटी नहीं है इसमें, फिर कल बाहर आई। ठीक है, तो ये देखो भैया इसके अंदर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी से ज्यादा होगी, क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब आयोडीन जो है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब आपको पता लग गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, आयोडीन की। ये बात क्लियर होगी। ठीक है जी, अब यह बात कर लेते हैं किसकी, ग्रुप के अंदर, लीला ने कहा रूबी सजीव फिर इनके अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कब होती है, मतलब मान लो कि Li के साथ में Cl है, Na के साथ में भी Cl है, के बाद के साथ में Cl है, Rb के साथ में Cl है, CH के साथ में Cl है। अब आपको पूछ लिया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबके साथ में Li से लेकर सीजियम तक सबके साथ में Cl जोड़ दिया, उसके बाद में आपको पूछ लिया कि भैया रिएक्टिव कौन है, तब आप कैसे बताओगे, उसके लिए क्या है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है। मतलब क्या होगा, CHCl जो है, CHCl2 जो है, CHCl जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर बात है। ठीक है,
फिर आगे चलो आगे चलो। LiCl जो होता है ना वो कैसा होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। LiCl जो है वो कोवेलेंट नेचर का होता है। क्यों होता है जी? Li की जो साइज है ना, लिथियम की जो साइज है वो काफी कम होती है, इसलिए क्या है, कोवेलेंट नेचर का वो होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज विद वाटर, ये क्या है, कोवेलेंट नेचर का, इसलिए पानी के साथ में हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब बात करें नाइट्रेट्स की, नाइट्रेट्स की बात कर ले। नाइट्रेट्स की शक्ल दिखा दूं पहले आपको। शक्ल कैसी होती है? MnO3। कंफ्यूज नहीं होना यार, कंफ्यूज नहीं होना। नाइट्रेट क्या होते हैं? MnO3 मतलब क्या है, यहां पर मैं कुछ भी रख दूंगा LiNO3। ठीक है, ये क्या हो गया, लिथियम नाइट्रेट बन गया जी। हेलो, ठीक है, यहां पर क्या है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन गया, खत्म बात है। M की जगह पर क्या रख देंगे, कोई मेटल रख देंगे। ठीक है, तो अब इनकी बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर ले, थर्मल स्टेबिलिटी, यही पूछे जाएंगे। इनके ऑर्डर है ना वो आपको याद होनी चाहिए भैया। ठीक है, तो ये नोट्स है ना, ये बहुत काम आएंगे आपको। सारी कुछ चीजें नोट्स के अंदर डाल दी है मैंने। तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये नोट्स मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले आपको बहुत मजा आ जाएगा ये नोट्स पढ़ने में। तो भैया डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप पर जाएंगे तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो LiNO3 को थोड़ी सी अपन हीट दिया। ठीक है, LiNO3 जो है, ठीक है, ये जो है ना अपना लिथियम जो नाइट्राइट है, इसको अपन ने थोड़ी सी हीट दे दी, इसको थोड़ी सी अपन ने हीट दे दी, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, ऑक्साइड और NO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है जी, अब देखो मैंने क्या कहा कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तब थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, LiNO3 की सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी, इसलिए क्या हो गया, ये ऑक्साइड और NO2 के अंदर ये टूट गया। लेकिन बाकी जो जितने भी नाइट्रेट है, ये NaNO3, ये KNO3, RbNO3, CSNO3, ये जितने भी नाइट्रेट है, ये क्या होंगे, इनको जैसे अपन हीट देंगे तो ये क्या करेंगे, नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन में टूटते हैं। ये बात आपको बहुत ध्यान में होनी चाहिए कि भैया जो लिथियम जो नाइट्रेट है, इसको जब अपन हीट देंगे तो ये किसमें टूटेगा, ऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है, और जब अपन बाकी जितने भी नाइट्रेट है, इनको जब अपन हीट देंगे तो ये नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन में टूटते हैं। चलो फिर बात करेंगे कार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स की शक्ल देख लो पहले। शक्ल देखो ऐसी ऐसी दिखती है भैया, M2CO3। M2 की जगह किसको रख देंगे, कोई भी अपन मेटल को रख देंगे। ठीक है जी, अब देखो ऑल कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। जितने भी कार्बोनेट हैं सारे के सारे स्टेबल रहेंगे, सारे के सारे हीट में स्टेबल रहेंगे। लेकिन एक कौन है, एक्सेप्ट Li। ठीक है, लो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम जो कार्बोनेट है वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो बेचारा स्टेबल नहीं रहेगा। अब आपको कुछ लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना कि लिथियम है, ये लिथियम बाकी ग्रुप से अलग ही चलता है ना, ये लिथियम जो है बाकी ग्रुप से अलग ही चलता है, तो इसकी भी अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो Li2CO3, ये लिथियम, अब लिथियम क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, बाकी ये जितने ये सारे क्या है, स्टेबल है। तो नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। डाउन द ग्रुप क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ये देखो सोलिबिलिटी सेम फॉर हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक टर्म आती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट की आपकी अभी बता रहा हूं आपको, बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड सबकी सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर एक ही होगा। ठीक है, किसका, हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बता दिया क्या होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, और कार्बोनेट। ठीक है, इनकी जो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है उसका ऑर्डर सेम ही होता है। मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगी, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। चलो जाके बात करेंगे फिर बाइकार्बोनेट देख लो, ये होते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं, शक्ल देख लो, LiHCO3 मतलब NaHCO3। ठीक है, ऐसा अपन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है जी, दे फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। ये क्या बनाते हैं, सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाते हैं, किसको छोड़ के, LiHCO3 को छोड़ के। अभी तो मैंने बोला कि Li जो है ना, लिथियम जो है वो अपने ग्रुप से अलग ही चल रहा है भाई, है ना। तो बाकी सारे कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, ठोस होंगे। ये कैसा होगा, ये सॉलिड नहीं होगा, एक्सेप्ट लिथियम लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे सॉलिड होंगे। ओनली अदर सॉलिड बाइकार्बोनेट है। ठीक है, यही बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड है। इनके अलावा मतलब क्या है कि भैया ये जो है ना लीला ने कारो भी सजी फिर। ठीक है, इनमें लिथियम को छोड़ के बाकी जो 4-5 बच गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कैसे होंगे, इनके बाइकार्बोनेट कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। अब ये जो 4 हैं, इनके अलावा किसके सॉलिड होंगे, वो एक ही है भैया, वो एक ही है, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है ये सॉलिड दिखता है, बाकी और कोई सॉलिड नहीं है। चलो जी, ठीक है, ये आपका देखो रिएक्शन है 2MHCO3। ठीक है, मतलब क्या है, ये सोडियम अपना जो मेटल बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये किसमें टूटेगा, मेटल कार्बोनेट के अंदर, और वाटर और CO2। ठीक है, जब बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, नीचे लिख रही है लाइन, जब बाइकार्बोनेट को अपन हीट करेंगे तो क्या होगा, तब वो कार्बोनेट में बदल जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये बाइकार्बोनेट था, इसको अपन हीट दे दी तो ये कार्बोनेट में बदल गया। ठीक है, आगे चलते हैं फिर।
बात करेंगे सल्फेट्स की। सल्फेट्स की शक्ल देख लो भैया, कैसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। M2SO4, M2 की जगह कोई भी मेटल रख दो तो बन जाएगा आपका सल्फेट बन जाएगा जी, ठीक है। Li2SO4, Na2SO4, K2SO4 और B2SO4, CS2SO4, क्या सल्फेट हो गई। अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर लें, डाउन द ग्रुप जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी जी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और क्या होगी, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप जाओगे सोल्युबिलिटी इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी, Li2SO4, और सबसे कम सोल्युबिलिटी भी इसकी, सबसे ज्यादा किसकी, CS2 की क्या होगी, CS2SO4 की सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, ठीक है। ये देखो M2SO4 प्लस इसमें क्या है 4C, क्या जाएगा M2S आ जाएगा। चलो जाके चलते हैं। Li के अलावा ओके, लिथियम के अलावा फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट्स Fe+3, Cr+3, Al+3, मतलब लिथियम को छोड़ना क्योंकि वो तो अलग ही चलता है ना ग्रुप से, वो तो अलग ही चलता है ग्रुप से। तो उसके अलावा जितने बच गए सल्फेट, उसके अलावा ये जितने सल्फेट बच गए ये क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के जितने सल्फेट्स हैं वो Fe+3, Cr+3, Al+3 के जो सल्फेट्स बनेंगे उनके दोनों के साथ में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, डबल सोल्ट बनाते हैं, जिसको एलम कहते हैं। क्या वो कहते हैं, एलम जिसको कहा जाता है जी, ठीक है। चलो जी, चलो 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 आगे चलते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स की बात करेंगे। रिएक्शन विद एसिड सिंपल सी बात है भैया, ये कैसे हैं, बेस हैं, खुद कैसे हैं, क्षारीय, क्या बोल रहे हैं, क्षार मेटल्स बोल रहे हैं, मतलब बेस है, तो बेस है तो एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, एसिड के साथ में तेजी से रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। खुद बेस है तो एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2M, ठीक है, H2SO4, तो यहां पे क्या जाएगा, M2SO4 बन जाएगा, ठीक है जी। फिर बात करें एनोमलस बिहेवियर ऑफ Li, ठीक है। बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ Li लिथियम, मतलब मैंने कहा आपको कि भैया ये ग्रुप से सब से अलग चल रहा है, तो अलग चल रहा है तो उसकी बात कर लेंगे, क्या क्या इसके अलग व्यवहार है उसकी बातें कर लेंगे। तो लिथियम का असंगत व्यवहार की बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या असंगत है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिथियम के हाईएस्ट होते हैं ग्रुप में, इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा इसके क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके हाईएस्ट होते हैं। कंपाउंड ऑफ लिथियम आर कोवेलेंट, जो कंपाउंड बनते हैं लिथियम के वो भी कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, ठीक है। Li2CO3 को जब हीट देंगे, लिथियम कार्बोनेट को जब अपन हीट देते हैं तो किसमें टूट जाता है, लिथियम ऑक्साइड में ये टूट जाता है, ठीक है। और लिथियम जो बाइकार्बोनेट है एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन फॉर्म, वो सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाकी जितने भी इसके ग्रुप वाले हैं उन वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। फिर बात करें डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ Li एंड Mg, Li एवं Mg में समानता, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम में कुछ समानता है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, लेकिन क्या है, Li जो है वो यहां है और Mg जो है वो यहां है, तो ऐसा ऐसा कुछ इनका आपस में रिश्ता बना रखा है दोनों ने, तो वो देख लो भैया। दोनों कठोर है, कैसे हैं, दोनों में क्या समानता है, लिथियम और मैग्नीशियम में दोनों कैसे हैं, कठोर है, दोनों कैसे हैं, कठोर है, हार्ड है। देयर बेसेस आर वीक, इनके जो बेस बनते हैं वो कैसे हैं, वीक हैं, इनके जो क्षार बनेंगे वो कमजोर होंगे। देयर कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इनके जो कार्बोनेट्स होंगे हीट देने पर इनके कार्बोनेट्स जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम एवं मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ जुड़कर नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में जुड़कर क्या बनाएंगे, नाइट्राइड बनाते हैं, बाकी इसको नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। इनके बाइकार्बोनेट ठोस होते हैं, इनके बाइकार्बोनेट जो हैं वो कैसे होंगे, ठोस होंगे, सॉरी इनके बाइकार्बोनेट ठोस नहीं होते, बाकी सारों के ठोस होते हैं, इनके ठोस नहीं होते, इनके ठोस नहीं होते। तो भैया इनके जो बाइकार्बोनेट है वो ठोस नहीं होते, सॉलिड नहीं होते। इनके नाइट्रेट्स विघटित होंगे, मतलब डिकम्पोज होंगे, ठीक है, और ऑक्साइड बना लेंगे। इनके जो नाइट्राइट होंगे वो कैसे होंगे, विघटित होंगे, मतलब टूट जाएंगे, डिकम्पोज होंगे और क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ये जो क्षार धातु हैं इनके कौन कौन से कंपाउंड्स बनेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला कंपाउंड क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सब जानते हो। नमक कैसे बनता है वो देख लेते हैं, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो प्योर NaCl बनाने के लिए क्या करेंगे, अपरिष्कृत नमक, मतलब क्रूड सॉल्ट, मतलब अपने समुद्र से पानी में निकाला नमक, और उसको क्या करेंगे अपन, पानी की कम से कम मात्रा में घोल लेंगे, पानी की कम से कम मात्रा में उसको घोल लेंगे, उसके बाद में उसे फिल्टर करके अघुलनशील, ठीक है, फिल्टर करेंगे तो अघुलनशील जो इंप्योरिटी उनको अपन अलग कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर सॉल्यूशन को अपन HCl जो गैस है, HCl गैस है जो सॉल्यूशन पर पास बचा उसमें HCl गैस को क्या करेंगे, डालेंगे। तो जैसे डालेंगे तो क्या होगा, अपने पास NaCl की जो क्रिस्टल्स हैं उनको अपन फिर वो बन जाएंगे, उनको फिर अपन सेपरेट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये रिएक्शन करते हैं कि इसके साथ में AgNO3 के साथ में ये रिएक्शन करते हैं जी, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 क्या बनाएंगे, NaNO3, AgCl की क्या बनती है, व्हाइट PPT बनती है, ठीक है।
यूजेस की बात कर लेते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, मीट, फिश, ठीक है, जो आपके अचार वगैरह मीट हो गया, फिश, इनमें इसको एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस, ये इसके यूज हो गए भैया। अब बात करेंगे इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। NaOH मतलब कास्टिक सोडा जिसको कहा जाता है, और कास्टिक सोडा किस काम में आता है? कास्टिक सोडा भैया साबुन वाबुन बनाने के काम में आता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। एक तरीका इसमें नेल्सन सेल और फिर डायफ्राम, जो सेल है इससे बनाने का तरीका है, लेकिन अपन कौन सा तरीका यूज करेंगे? वो करेंगे केसनर और केलर सेल, ठीक है। कैसा होता है इसके अंदर? एक्वस NaCl जो है उसको अपन इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। इस तरीके के अंदर क्या करेंगे? एक्वस जो NaCl है उसको अंदर इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। सिंपल सी बात क्या है, एक अपन ने कैथोड लिया, एक एनोड लिया। कैथोड क्या है, किसका है? Hg, ठीक है, मरकरी का। आपका Hg जो है इसका क्या है? आपका कैथोड है, और जो आपका एनोड है वो किसका है? कार्बन का, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा? Na+ जो है उससे Na जो है उससे Na+ जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपन ने जोड़ा, और क्या बन गया अपने पास? NaHg बन गया अपने पास। क्या बन गया जी? NaHg बन गया। मतलब इसको क्या बोलेंगे? सोडियम अमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सोडियम अमलगम इसको कहा जाएगा। और एनोड पर क्या होगा? Cl-, हाफ Cl2 और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो सोडियम अमलगम अपने पास बन गया। जो सोडियम अमलगम अपने पास बना है, इसको अपन अगर पानी के साथ में इसकी रिएक्शन करा दें, पानी के साथ में की रिएक्शन करा दे, सोडियम अमलगम की अपन पानी के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को? NaOH मिल जाएगा। और यही तो अपन को चाहिए था, यही तो जी अपन को चाहिए था। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये तो अपना कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लो, ये अपना NaHg है, इसको H2 में जोड़ा तो NaOH अपन को मिल गया। इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज डेलिगेशन वाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर, एयर से ये क्या कर लेता है? हवा से ये क्या कर लेता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या बना लेगा? ये क्या बना लेगा? सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यूज मैंने आपको बता दिया, जो आपकी साबुन वाबुन बनाने में काम में आता है, ठीक है। फिर बात करें सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये देख लो, शक्ल ऐसी दिखती है भैया इसकी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे, वॉशिंग सोडा भी इसको कहा जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो बाय सोल्वे प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस नाम की एक चीज होती है, उससे इसको बनाया जाता है, ठीक है। सोल्वे प्रोसेस क्या होती है वो आपको बताऊंगा। तो आपको देखो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है, सोडियम कार्बोनेट अपन वॉशिंग सोडा वो किससे बनाते हैं? कौन सी प्रोसेस है? सोल्वे प्रोसेस से बनाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब सोल्वे प्रोसेस क्या होते हैं वो देखो भैया, ठीक है। ब्राइट सोल्यूशन, ब्राइट सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस, मतलब पानी के अंदर अपन ने नमक घोल दिया, पानी के अंदर अपन ने नमक घोल दिया, उसी को ब्राइन सॉल्यूशन बोल दिया जी, ठीक है। पानी के अंदर अपन ने नमक घोल दिया, उसी को क्या बोल दिया? उसी को बोल दिया ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये पानी के अंदर अपन ने नमक घोल रखा है, साथ में अपन ने उस पानी के अंदर नमक तो घोल ही दिया, साथ में उसके अंदर अपन ने डाल दिया अमोनिया भी डाल दिया, उसमें अपन ने अमोनिया भी डाल दिया, और उससे अपन ने क्या किया? CO2 पास कराई। फिर उस सॉल्यूशन से अपन ने क्या कराई? CO2 पास कराई। तब क्या होगा? अपन ने क्या है? पानी तो था अपने पास, पानी था, उसमें अपन ने अमोनिया भी डाला था, CO2 पर पास करवाई, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा भैया अमोनियम कार्बोनेट अपने पास बनता है, ठीक है जी। अब अपने पास क्या बनेगा? यहां पर अमोनियम कार्बोनेट आएगा ना, CO3 भी आएगा ना। अमोनियम कार्बोनेट तो बन ही गया, पानी तो था ही पहले से, पानी तो एक बार ही होगी, पानी तो और भी पड़ा है, पानी है ही, CO2 अपन ने डाल ही रखा है, तो अपन क्या बन गया? अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। क्या बन गया जी? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, नमक तो घोल ही रखा था पानी के अंदर, नमक तो था ही, तो वो NaCl के साथ में रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा? NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है? लेस सोल्युबिलिटी होती है इसकी। कैसी होती है? लेस सोल्युबिलिटी होती है जी। तो अपन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको क्या करेंगे? थोड़ी सी हीट देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन थोड़ी सी हीट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। यही तो अपन को बनाना था, सोडियम कार्बोनेट ही तो अपन को बनाना था, तो अब बन गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात कर लेते हैं। अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस होगा और क्या बनाएगा? एल्कलाइन सॉल्यूशन ये बनाता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है जी, ठीक है। कैसे करेगा? Na2CO3 + 2HCl, NaCl H2O CO2 बनाता है, ठीक है जी। बात रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? हॉट मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है जी। आगे चलो, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। शक्ल देख लो ऐसी ऐसी दिखती है इसकी, NaCO3, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें, बनाते कैसे? बाय सोल्वे प्रोसेस। अभी तो पढ़ गए हैं सोल्वे प्रोसेस, अभी भी थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने, थोड़ी देर पहले ही अपन ने क्या बनाया? सोडियम बाइकार्बोनेट बना चुके हैं। कब बनाया भैया? कब बनाया? हमें भी दिखाओ कब बनाया आपने। ये लो जी, अभी दिखाते हैं आपको। ये बना तो था सोडियम बाइकार्बोनेट, यही तो चाहिए अपन को, अभी भी निकल आया, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया, सोल्वे प्रोसेस से बनाएंगे। अब बात करें बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस की, बात करें सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो भैया जब आपके जो Na+ आयंस हैं वो क्या होंगे? सेल है, कोशिका है, कोशिका के बाहर क्या होगी? बाहर मतलब कोशिका है, कोशिका
के बाहर भी कोई ध्रुव होगा, कोई भी द्रव्य होगा, ब्लड होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा आपका सोडियम होगा। कोशिका के बाहर की साइड क्या होंगे, सोडियम के आयंस होंगे, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य होगा उसमें क्या होंगे, पोटेशियम के आयंस होंगे। ये अपन बहुत सारी चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए हैं बायोलॉजी के अंदर। तो उसके अंदर कोशिका के बाहर क्या होते हैं, सेल जो है उसके बाहर क्या होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं, सारे कुछ कर लिया। अब बात करेंगे ग्रुप 2 की। ग्रुप 1 अपन ने पढ़ लिया, अब ग्रुप 2 की बात करेंगे। ग्रुप 2 में अब ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है, जल्दी जल्दी अपन बात करेंगे। जैसे फॉर्मूला ग्रुप 1 का कितना था, NS1 था, यहां पर NS2 है। कितना है जी, NS2। एलिमेंट की बात कर लेते हैं कौन कौन सा है, तो इसका याद रखने के लिए मैंने कैसा याद रखा है, BEMGCASR BARA। इसको मैंने कैसे याद रखा है, आप कोई दूसरी ट्रिक है तो आप अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो। मैंने जो याद कर रखा है जिस ट्रिक से, वो है भैया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे मैंने आज को याद कर रखा है। आप इससे करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपकी पहले से कोई है तो उससे याद रखो, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, उनको क्या कहा था अपने, क्षार धातु, ठीक है, उनको क्या कहा था, एल्कली मेटल्स। इनको क्या बोलेंगे अपन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु इनको कहा जाता है। ऑल आर ग्रेइश व्हाइट, कैसे दिखते हैं ये सारे, ग्रेइश व्हाइट कलर के ये दिखते हैं जी। दीज मेटल्स हार्डर देन एल्कली मेटल्स, जो अपने क्षार धातु पड़े थे उनसे ये क्या होंगे, कठोर होंगे, ठोस होंगे, उनसे हार्ड होंगे, ये कठोर होंगे। एल्कली मेटल से कठोर होते हैं, ठीक है। दीज आर डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है जी। और ये जो रेडियम है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो अपन इसकी ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टनेस की, बात कर लेते हैं। सॉफ्टनेस की बात करें भैया, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप से क्या होते हैं, हार्डर होते हैं। फर्स्ट ग्रुप से क्या होंगे, हार्डर होंगे, उनसे पहले ग्रुप वाले से कठोर होंगे, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। एटॉमिक साइज इनकी उनकी कम होती है, इनकी कम होती है उनसे, जो ग्रुप 2 वाले हैं इनकी कम होगी पहले ग्रुप वालों से। कैसे कम होगी, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, एटॉमिक साइज कम होगी। तो अब लेफ्ट से अपन क्या जा रहे हैं, राइट की तरफ आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, पहला ग्रुप यहां था, दूसरा यहां पर है, तो यहां से कम होगी ना साइज, ठीक है जी। चलो एटॉमिक साइज कम हो रही है। इनकी FCC और HCP जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें HCP और FCP बन रहा है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर आप पढ़ते हो, ठीक है। पैकेजिंग कैपेसिटी जो है वो 74% है। स्ट्रॉन्गर इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ये क्या है, हार्डर है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है, किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, जो देन फर्स्ट ग्रुप, जो पहले वाले ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप था उससे क्या होगा, ज्यादा होगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ग्रुप के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर ये वाला याद रख लो भैया, ठीक है। BE की सबसे कम, सबसे ज्यादा होगी, क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, CASR BAMG, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। CASR BA ये क्या है, इनके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं। जो आपकी CASR और BA, इनके अंदर d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर, थोड़ी देर पहले तो पढ़ के आए, उसके अंदर क्या होता है वो आपको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर मतलब धातु एक जो गुण है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इनकी कम होती है, किससे, पहले ग्रुप से, आपको पता लग गया भैया, ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूं, ठीक है। एटॉमिक साइज जो वो इनकी कम होती है, इसलिए ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनके अंदर मेटालिक गुण जो है वो भी उनके मुकाबले में तो कम ही होते हैं, उनके मुकाबले में तो कम ही होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वालों के मुकाबले में कम होते हैं। अब इनके खुद के ग्रुप में बात कर ले तो ये आपकी सिंपल सी ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो BARA, ठीक, BARA को अपन पढ़ते नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो इसके अंदर जो ट्रेंड है वो आपको याद होने चाहिए भैया, ठीक है। अब देखो ये अपन बात करें किसकी, एटॉमिक साइज की अपन बात कर लेते हैं, इनकी एटॉमिक साइज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्मॉलर देन फर्स्ट ग्रुप, ये अपन बात कर चुके हैं कि भैया ये फर्स्ट ग्रुप से छोटे होते हैं। और ये देखो सीधी सी इनकी क्या है, बेटा ऊपर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगी, ठीक बात है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर सबसे छोटा कौन, स्मॉलेस्ट होता है, क्या, BE जो है, बेरिलियम जो है वो सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़ा कौन होता है, सीजियम जो है वो सबसे बड़ा होता है। दोनों मतलब दोनों ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर कौन आता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है, तो दोनों के अंदर मिला के बात करें तो बेरिलियम जो है वो सबसे छोटा है, और जो आपका सीजियम जो है वो सबसे बड़ा है। फ्लेम टेस्ट की बात करें, फ्लेम टेस्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। रंग कैसा देते हैं वो देख लो भैया, BE और MG जो है उनकी साइज, एटॉमिक साइज कम है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज इतनी कम होती है कि वो फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं। बाकी जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन रेड, और जो बेरियम है वो एप्पल ग्रीन देता है, ठीक है। फिर बात करें अपन किसकी, रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, आपको पता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है जी, ठीक है। मेटल आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो कैसा होता है, ब्रोंज कलर का हो जाता है, ड्यू टू मेटल आयंस क्लस्टर फॉर्मेशन। जो मेटल आयन है उनकी मतलब गुच्छे से बन जाते हैं, इसलिए क्या है, कलर कैसा हो जाता है, ब्रोंज कलर का हो जाता है। ओनली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। CASR BA जो है यही सिर्फ ब्लू कलर के सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। BE और MG है, इनकी साइज बहुत कम है, स्मॉल साइज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई है, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड अमोनिया के अंदर, ये डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। डार्क ब्लू कलर की बात करें तो वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। अगर अपन बहुत टाइम तक उस डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन को रखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा,
फीका पड़ने लग जाएगा, फीका पड़ने लग जाएगा और क्या बना लेगा, वो अमाइड बना लेगा, अमाइड बनाने लग जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले तो क्या था, ये लाइट आई मेटल पर गिरी, ठीक है, मेटल एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन जो उसके मेटल के एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यहां पर वो नहीं दिखाते भैया, डू नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इनकी एटॉमिक साइज पहले वाले जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, उससे कम होती है इनकी एटॉमिक साइज, इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक बात है, ठीक है, आगे चलो जी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, मैंने कहा आपको कि जिसका एसओपी जितना ज्यादा वो क्या होगा, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो वही ये एसओपी है भैया, ठीक है। नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेंगे, मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो आपका जो बेरिलियम है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और जो बेरियम है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर बात करें हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो एटॉमिक साइज कम, एटॉमिक साइज जो है वो कम है इनकी, ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इनकी ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज कम तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रेंड हो जाएगा, ऑर्डर जो है आपका हो जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा बीई, इसकी साइज सबसे कम होगी ग्रुप के अंदर। ऊपर से नीचे से की तरफ जाते हैं तो साइज क्या बढ़ती है, तो सबसे कम साइज किसकी होगी, बेरिलियम की सबसे कम साइज होगी, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट बात करेंगे, रिएक्शन विद एयर की बात कर लेते हैं। हवा के साथ में रिएक्शन क्या करेंगे, ये देखो जी, एक्सेप्ट बीई, इसके अंदर जो बेरिलियम है ना वो अलग चल रहा है, ठीक है, वहां पर लिथियम जो है वो अलग चल रहा था, ठीक है, अपने ग्रुप वालों से, यहां पर बेरिलियम जो वो अलग चल रहा है, ठीक है। बेरिलियम जो है, एक्सेप्ट बेरिलियम, दीज मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड लेयर सरफेस ऑन इन एयर, ठीक है। जब इनको हवा के अंदर छोड़ा जाता है तो बेरिलियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल हैं वो क्या करते हैं, अपने सरफेस पर परत बना लेते हैं, ऑक्साइड की परत बना लेते हैं। बेरियम क्या है, वो बर्स्ट होता है एयर के अंदर, बेरियम जो है वो हवा के अंदर फट ही जाता है भैया, फट जाता है हवा के अंदर, ठीक बात है। फिर बात करें मोइस्ट एयर, अगर हवा के अंदर नमी है, मोइस्ट एयर है तो क्या होगा, एक्सेप्ट बी, ठीक है, बी तो अपन अलग ही चलेगा, वहां पर लिथियम अलग चल रहा था, यहां पर ये बेरिलियम अपने ग्रुप से अलग ही चल रहा है, तो एक्सेप्ट बी, बी को छोड़कर, ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स कन्वर्ट इनटू कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्राई एयर की बात करें, सूखी हवा है, ठीक है, पानी नहीं है हवा के अंदर, तो क्या होगा, बीई और एमजी जो है वो नाइट्राइड प्लस ऑक्साइड देंगे। बीई और जो एमजी है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्राइड प्लस आपकी ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। बेटा मांगे ये क्या बनाएंगे, आपकी नाइट्राइड प्लस ऑक्साइड बनाएंगे, बाकी कार स्कूटर बाप ये क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है जी। फिर बात करें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन बना करें तो एमओ टाइप की ऑक्साइड बनाते हैं। CaSR और Ba जो है इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इसलिए ये पेरोक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं, वो भी कलर वाले, ठीक है जी। एग्जांपल की बात करें CaO2, SrO2, BaO2, ये क्या पेरोक्साइड है, ठीक है। BeO जो है ना, ये आपको याद होना चाहिए, जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती है। कैसी होती है जी, एम्फोटेरिक होती है। MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसी होती है, वीक बेस होती है। CaO, SrO, BaO ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टी जाननी है, बेसिक कौन कितना बेसिक होता है, तो उसके लिए भैया ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। Be की सबसे कम होती है और Ba जो है बेरियम जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब इनकी ऑक्साइड स्टेबिलिटी की थोड़ी देर पहले तो बात करी थी यार, ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, पेरोक्साइड उससे कम, सुपर ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होते हैं। अब बात करें रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करनी है उसकी बात कर लेते हैं जी। M प्लस H2O, ठीक है, मेटल प्लस H2O क्या बनाएगा, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा जी, ठीक है। तो Be क्या है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेरिलियम जो है वो पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करता क्योंकि अपने ग्रुप से वालों से अलग चलता है ना ये, ठीक है। Mg जो है वो रिएक्ट करता है विद हॉट वाटर ओनली, गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम, ठीक है। और फिर बात करें CaSR, Ba जो है वो रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये भैया इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लो, ये वाला जो ऑर्डर है, ठीक है। अब बात करें इसका जो आपकी जो हाइड्रोक्साइड्स है इनकी अपन सोल्युबिलिटी की और बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगी, सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी और बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ेंगे। मतलब बेरिलियम जो हाइड्रोक्साइड है, बेरियम जो हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज्यादा बेसिक भी होगा और ज्यादा सोल्यूबल भी होगा। चलो जी आगे बात करेंगे, हैलाइड्स की बात कर लेंगे। हैलाइड्स ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं ना, ये सारी चीजें फर्स्ट ग्रुप के अंदर अपन डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हैलाइड्स जो है वो क्या, MX2 ऐसी शक्ल दिखेगी इनकी, ऐसी शक्ल इनकी दिखेगी, तो VeCl2, MgCl2, CaCl2 ऐसा बना लेंगे। आयनिक नेचर जो है वो कैसा होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा आयनिक होगा, उसके लिए आपको ये ऑर्डर देखना पड़ेगा जी। BeCl2 है वो सबसे कम क्या होगा, आयनिक होगा, सबसे ज्यादा आयनिक BaCl2 वो सबसे ज्यादा आयनिक होगा। तो आपको ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। डाउन द ग्रुप क्या होगी, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करें BeCl2 और MgCl2 कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम होते हैं, ठीक है। BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2 ये सोल्युबिलिटी का आपका ऑर्डर है, ये ऐसे है, मतलब डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी सोल्युबिलिटी, ठीक है, किनकी, हैलाइड्स की सोल्युबिलिटी, ठीक है।
अब BeCl2 का आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर भैया कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। कैसे दिखता है भैया, एक जो क्लोराइड आयन है ना वो क्या करेगा, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, ये वाला Cl बना रहा है, ये वाला Cl एक क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये वाला एक कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस स्ट्रक्चर से, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देख लो भैया, कि भैया आपका जो बेरिलियम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको क्या बतानी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया आपको, तो वो आपको 4 बताना है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी सी हीट दे दूं एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, BeCl2 वो सिर्फ डाइमर बनाता है, सिर्फ और सिर्फ डाइमर बनाता है। यहां पर देखो लंबी लंबी चेन बनाने लग रहा था, यहां पर लंबी लंबी चेन बनाने लग रहा था ये, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मैंने हीट बढ़ाई तो क्या कर दिया, इसका डाइमर बनाने की औकात आ गई इसकी। ठीक है, तो ये बी है, अब किसका कैसा हो गया, sp2 हो जाएगा। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एट 1200 केल्विन पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BeCl2 वो मोनोमर ही बनेगा, वो सबका साथ छोड़ देगा, कुल अकेला ही रहेगा। तो ये ऐसा है, इसके अंदर कितना गैप हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा और sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। चलो जी आगे बात करेंगे, कार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, MCO3। ठीक है, एक्सेप्ट BeCO3, मतलब बेरिलियम तो अपनी ग्रुप से अलग ही चलने वाला है। ठीक है, तो इसको छोड़कर जितने भी कार्बोनेट होंगे वो सारे स्टेबल होंगे हीट के अंदर। BeCO3 को जितनी थोड़ी सी हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, BeO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे कम स्टेबल कौन, BeCO3, जब सबसे कम स्टेबल होगा BeCO3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करें सोलिबिलिटी ऑफ ग्रुप, सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट, सल्फेट्स और क्रोमेट्स की, इनके साथ में एक साथ में ही अपन क्या कर लेंगे, सोलिबिलिटी पे बात कर लेंगे। कार्बोनेट्स की सोलिबिलिटी का ऑर्डर भैया ये रहेगा। ठीक है, सल्फेट्स की सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये। ठीक है, और आपकी क्रोमेट्स जो है इनकी सोलिबिलिटी का ऑर्डर ये। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे फिर नाइट्रेट्स की, बात कर लेते हैं। शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये भैया इनकी क्या है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे फिर, देखो ये आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट को थोड़ी सी हीट दी, किसमें टूटेगा, मेटल ऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, और BeNO3 जो है, ठीक है, बेरिलियम जो नाइट्रेट है ये क्या करेगा, फॉर्म लेयर ऑफ BOO, मतलब BeO, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा अपने सरफेस पर। तो ये ठीक बात है। ठीक है, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें नाइट्राइड की, बात कर लेते हैं। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओनली Be एंड Mg, बेरिलियम और Mg जो है वो क्या करेंगे, बर्न करेंगे नाइट्रोजन के अंदर, क्या बनाएंगे, M3N2, मतलब नाइट्राइड बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वही क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो BeN3 जो 2 है, इसको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। Mg3N2 जो मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसको अगर पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम कैसे बनता है, अमलगम कैसे बनता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो जैसे फर्स्ट ग्रुप वालों ने बनाया वैसे ही ये बना लेंगे। ठीक है, बात है। अब अगर रिएक्शन विद एसिड्स की बात करें तो ये बेस तो है ही, खुद बेस तो है ही, तो रिएक्शन के साथ में एसिड के साथ में रिएक्शन जल्दी कर लेंगे। तो यहां पर ये क्या है, अपना मेटल ले लिया अपन ने, यहां पर HCl, तो M की क्या है, MCl2 बन जाएगा। यहां का जो H है वो बाहर निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो जी, चलो आगे चलते हैं। बात करें कंपाउंड्स ऑफ सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है जी। शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, CaO। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करें, बनता कैसे है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया और क्या किया, उसको हीट कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया। हीट जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा जी। ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस CO2 को बाहर निकालना ही पड़ेगा, अगर इसको अंदर रखेंगे तो ये सारा मामला खराब कर देगी, रिएक्शन जो है वापस उल्टी चली जाएगी और CaCO3 वापस बन जाएगा। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपन को बाहर निकालना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर और CO2 H2O की जब एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो जैसे ही इनके एक्सपोजर में आता है, मतलब CO2 के एक्सपोजर में आ गया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तभी तो मैंने आपको कहा कि ये CO2 के एक्सपोजर में अगर आ गया तो ये वापस रिएक्शन ऐसी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए CO2 को बाहर निकालना पड़ता है। CaO अगर H2O की एक्सपोजर में आ गया, H2O के कांटेक्ट में आ गया, पानी के कांटेक्ट में आ गया, तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कैल्शियम ऑक्साइड वो कैसी है, बेसिक ऑक्साइड है और कंबाइन विद, खुद बेसिक ऑक्साइड है तो कंबाइन करेगी एसिडिक ऑक्साइड के साथ में कंबाइन करेगी। ठीक है, CaOSi2 SiO3 बनाता है, CaOP4O10 Ca3P4O2 ये बनाता है। ठीक है जी, चलो जी आगे बात करेंगे किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये शक्ल ऐसी दिखती है, इसको सेलेक्ट लाइम भी इसको कहा जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो CaO में H2O मिला दो, ऐसा कुछ अभी अपन बना के अभी कुछ ऐसा अपन बना कर आए। कहां बना कर आए हैं, एक जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां बना के, ये यहाँ देखो ये बनाया अभी।
ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको अपन ने पानी में मिलाया तो क्या बन गया अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। इसको पानी में मिला दिया। प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है जी। अगर एक्वा सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो उसको कहेंगे लाइम वाटर बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन इसका एक्वस है तो उसको लाइम वाटर बोलते हैं। और अगर सस्पेंशन है, डिफरेंस बता देता हूं एक्वस और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्वस जो है ना भैया, एक्वस जो है वो उसको बोलते हैं जैसे पानी है उसके अंदर आपने चीज कोई घोली, अब आपको नहीं पता लग रहा कि इसके अंदर कुछ घुली हुई चीज भी है, ठीक है, पानी सा ही दिख रहा है आपको, तो वो क्या है, एक्वस है। अगर आपने कोई चीज घोली है पानी के अंदर और आपको पता लग रहा है उसके दो दाने से हैं, वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि भैया इसके अंदर कुछ घोल रखा है, तो वो क्या है, सस्पेंशन है। तो अगर वो एक्वा सॉल्यूशन है तो उसको लाइम वाटर बोलेंगे, अगर सस्पेंशन है तो उसको मिल्क ऑफ लाइम कहा जाएगा। व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट, जब इसके अंदर अपन CO2 पास करेंगे, किसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर जब अपन CO2 पास करें, इसके अंदर जब अपन CO2 पास करेंगे, CO2 पास करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर जो है कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूध जैसा दिखने लगेगा। CaOH सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर अपन CO2 पास किया तो क्या बन गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ऑन पासिंग एक्सेस CO2, अगर अपन CO2 बहुत ज्यादा एक्सेस में डाल पास कर दिया तो PPT जो है वो कैसे हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और क्या बना लेगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेती है, ठीक है। चलो जी, चलो यूजेस की बात करें, कहां यूज होता है इसका, व्हाइट वॉश, ठीक है, जो दीवारों पर करते हैं ना व्हाइट वॉश, वो ठीक है, ग्लास मेकिंग में, मोटार में, इनमें इसका काम है जी। बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। तो ये देखो भैया, ठीक है, प्रिपरेशन कैसी होती है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी तो देखा भैया, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे जी, पास करा दी अपने CO2 पास करा दी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करा देंगे तो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। CaCO3 ये तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको अपने थोड़ी सी हीट दे दी तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है। CaCO3 इसके अंदर अपने 2HCl, ठीक है, तो ये CaCl2 बना लेगा। यूजेस की बात करें तो ये बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज किया जाता है। फिर बात करें अपन किसकी, कैल्शियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, जिसको जिप्सम भी कहा जाता है, जिसको जिप्सम कहा जाता है। ये वाली देखो, इसका शक्ल ऐसी कुछ दिखती है, ऐसी कुछ इसकी शक्ल दिखती है। अबे CSO4.2H2O, इसको हमने थोड़ी सी हीट दे दी, 393 केल्विन की हमने इसको हीट दे दी। हीट जैसे ही दी अपने टेम्परेचर दिया तो ये किसमें टूटेगा, CSO4.H2O या फिर CSO4.5H2O में ये टूट जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में POP आप सब जानते हैं क्या होती है, जो किसी का हाथ टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर उसको प्लास्टर करता है, वही क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वही तो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब अगर मैं 393 केल्विन से ज्यादा अगर इसको हीट दे दूं, अबाउट 393 केल्विन से अगर इसको हीट दे दूं तो क्या होगा, CSO4 जो है, देखा ये जो अपना बन रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा था, उसकी जगह CSO4 में कन्वर्ट होगा और उसको बोलते हैं डर्ट बर्न्ट प्लास्टर, इसको कहा जाता है। ये काम में नहीं आता भैया, ठीक है, POP नहीं है ये। एनोमलस बिहेवियर ऑफ BE, ठीक है, BE है, BC नहीं है, ठीक है। तो बेरिलियम जो है उसके एनोमलस बिहेवियर मतलब वो अपने ग्रुप से अलग क्यों है, ठीक है, अपने ग्रुप से अलग बिहेव करता है, वो अपने पता लग गया, ठीक है। लिथियम अपने ग्रुप वालों से कर रहा था, बेरिलियम अपने ग्रुप वालों से कर रहा है, तो क्या है, क्या करता है भैया, बेरिलियम ऑक्साइड और जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं जी, ठीक है। BE जो बेरिलियम जो है वो हार्डेस्ट होता है, अपने ग्रुप के अंदर क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, सबसे कठोर होता है। BE फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड का बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। BE कैन नॉट इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4 बिकॉज नॉट डी ऑर्बिटल अवेलेबल। मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने आपको बेरिलियम का स्ट्रक्चर बताया था, BeCl2 का स्ट्रक्चर बताया था, तब मैंने आपको बताया था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो जो बेरिलियम है वो 4 से ज्यादा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता, बाकी इसके जितने भी ग्रुप वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये नहीं बढ़ा सकता। अब बात करें डायगोनल सिमिलरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम के बीच में सिमिलरिटीज हैं कुछ, उनकी बातें कर लेंगे। कैसे सिमिलरिटीज है, BE यहां पर है, AL ऐसा है, ठीक है, तो ऐसे आपस में रिश्ता बना रखा है इन्होंने, उसकी बात कर लेते हैं। तो BeCl2 AlCl3 जो है वो क्या है, लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड है, ठीक है। BE और जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं अपने सरफेस पर ऑक्साइड की परत बना लेते हैं दोनों ही। बेरिलियम ऑक्साइड और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसे, तो हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑक्साइड और उनकी जो हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और इनके जो हाइड्रोक्साइड है वो जो है वो कैसी होती है, एम्फोटेरिक होती हैं। बस इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। एस ब्लॉक की एलिमेंट्स की अपने सारी बातें कर ली। अगर आपने ग्रुप 1 ढंग से पढ़ लिया तो ग्रुप 2 अपने आप आ ही जाता है, ठीक है। तो ये अपने सिंपल सी भाषा में आपको बता दिया। ये जो नोट्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। कब आएंगे, एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो मजा आ जाएगा ये नोट्स में ना, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इन नोट्स को रिवाइज करने में, अगर आपने ढंग से पहले पढ़ा है तो लेक्चर को ध्यान से देखना भैया ना, और अच्छे से समझ के पढ़ना। जैसा भी आपको लेक्चर लगे
तो बताना, फीडबैक जरूर से दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट करने के कोई पैसे नहीं लगते, आपका एक कमेंट से मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो कमेंट तो कर दिया करो यार, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। बाकी जैसा भी आपको लगे बताना जरूर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स वोट्स मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।